Hello everyone, welcome to Online Plus. So as you all know, we are discussing class 10 chapter number 2, sectors in the Indian economy. So in Indian economy there are many sectors like primary, secondary, tertiary. We have discussed it in our first part. और अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम क्या देखने वाले? तो हम हमारा एक टॉपिक कर रहे थे और उसमें हमने किस तरह से चीजें देखी, हिस्टोरिकल चेंज जो है सेक्टर्स में, हमने सारे सेक्टर्स को इंटरडिपेंडेंस देखी हमने किस तरह से जो है सारे के सारे सेक्टर्स जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि वीट को किस तरह से काउंट किया जाता है, वेदर इट इज काउंटिंग इज पॉसिबल और नॉट। ये हमने देखा था कि वेदर काउंटिंग इज पॉसिबल और नॉट। अब यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, बिकॉज देयर आर थ्री सेक्टर्स, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड टर्शरी, सेकंड जो है सेकेंडरी और थर्ड इज टर्शरी। तो इसमें कई सारे सेक्टर्स को हमने कंपेयर किया था कि गुड्स और सर्विसेज को वैल्यूज को हम ध्यान में रख करके इनको काउंट कर सकते हैं कि हाउ द वैल्यूज आर देयर, और हमने जीडीपी भी एस्टिमेट की जा सकती है उससे। ये हमने देखा था बहुत से लोग ये सोचते थे कि इट इज इम्पॉसिबल टास्क टू काउंट जीडीपी। व्हाई? बिकॉज गुड्स और सर्विसेज को काउंट करना वो डिफिकल्ट टास्क था। इकोनॉमिस्ट बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे किस तरह से काउंट की जाए। उन्होंने सजेस्ट किया कि सिर्फ वैल्यू को लीजिए, नंबर को नहीं। वैल्यू को लिया और फिर उसके बाद जीडीपी हम वैल्यू में देखते हैं, नॉट इन नंबर्स। क्योंकि पॉपुलेशन के नंबर्स में देखेंगे तो श्रीलंका से भी कम हो जाएगी हमारी इनकम पर कैपिटा, मगर इकोनॉमी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमसे इकोनॉमी में अगर देखें तो जीडीपी की बात होती है। क्यों? इंडिया जीडीपी कितनी ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है पैमाना होता है। पर कैपिटा की बात करें तो हम श्रीलंका से भी गए गुजरे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है बिकॉज ऑफ अवर पॉपुलेशन। बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजेज डे बाय डे। आप देखेंगे पॉपुलेशन की जो रेट है पहले बहुत कम होती थी, आजकल बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ अवर हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अब आप देखिए अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ स्टैंडर्ड बेटर होगा तब जाकर ही वो ज्यादा जिएगा, और अगर वो ज्यादा जिएगा तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। इसी वजह से हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है पहले कम थे तो लोग जल्दी, उनकी 28-29 में डेथ हो जाती थी। आजकल जो है 68-69 में जाकर के अब पर्सन की एवरेज डेथ होती है। तो इस वजह से हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो भी बेटर हुआ है। बट फिर भी हम आज भी देखा जाए ना बांग्लादेश और नेपाल से भी कम है हमारी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बांग्लादेश में अगर कोई रहता है तो वो 72 साल तक जी जाएगा, नेपाल में रहता है तो वो 70-75 तक जी जाएगा, मगर इंडिया में 69-70 में इतना में ही जी पाएगा। तो कई सारी चीजें जो हमें ग्रोथ करने की जरूरत है। अब हिस्टोरिकल चेंज सेक्टर्स में किस तरह से हुआ, ये सेक्टर्स ऐसा तो नहीं है कि वन बाय वन जो है डेवलप नहीं हुए होंगे, टाइम टू टाइम मेनी थिंग्स आर एडेड अप हियर। Generally, it has been noted from the histories of many. As we all know, we learn from our past and we apply it to our future. Now developed. So generally, it has been noted from the histories of many. Now developed countries बन चुकी हैं वो। आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज ने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किया, बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। So who is the culprit? Now talking about rights. That at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी टर्शरी सेक्टर तब तक नहीं चल सकता जब तक कि आपका प्राइमरी सेक्टर बेटर ना हो। तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा था और भी कई सारी चीजें देखी थी किस तरह से जो है प्राइमरी सेक्टर होता था, और ये सब हमने नाइन्थ में भी देखा था, नाइन्थ क्लास में भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 2 में क्लास 10th के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हिस्ट्री से हमें लेसन मिलता है। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, एज यू ऑल नो कि पहले हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, आजकल हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कई सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कई सारी मशीनरी यूज कर रहे हैं। पहले जो टाइम है वो ज्यादा लगता था, पहले जो है क्रॉप्स खत्म होने के बाद उन्हें रिकवर करना मुश्किल था, आज के समय वो भी पॉसिबल है। So everything is possible now, but it costs a lot. As the methods of farming changed, agriculture sector began to prosper. पहले जो ईल्ड होती थी ना, ईल्ड क्या होती है? ईल्ड होती है फसल। अब मान लीजिए क्रॉप है, जो ईल्ड है, पहले मान लीजिए वीट आप 10 किलो ग्रो कर पाते थे एक हेक्टेयर की लैंड पे, अब आप 1 हेक्टेयर के लैंड पे 20 केजी वीट ग्रो कर पाए। Why? Because of some varieties of yield or some varieties of seeds which produce more and more yield. कम लैंड पे ज्यादा yield, यही तो फार्मर्स का मेन मोटिव होता है।
कोई भी क्रॉप करने का। व्हाई? बिकॉज सम क्रॉप्स दे कंज्यूम और सम दे सेल इन द मार्केट। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर। वो यहाँ पे बात कर रहा है कि फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया में, और आज के समय फूड शॉर्टेज नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी है। Many people would now take up other activities, not only in agriculture, but they are using some other activities also। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर में पर्सन है वो कुछ और एक्टिविटी भी कर रहा है। Why? Because agricultural income is low here। इंडिया में आज भी कम है एग्रीकल्चर इनकम, इसे बढ़ाने की जरूरत है। अब there were increasing number of craft persons and traders। आप जानते हैं एंशियंट टाइम से, या फिर आप देखिए ब्रिटिशर्स की एरा में भी हमारे जो क्राफ्ट पर्सन है वो डिमोलिश नहीं हुए। वो उस टाइम पे भी सर्वाइव कर गए और अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब तो बेटर हो गए हैं पहले से। तो देखा जाए तो क्राफ्ट पर्सन ट्रेडर्स जो है बहुत ज्यादा उनमें डेवलपमेंट हुआ इस वजह से। एंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। आजकल आप देखिए, आजकल जो वन पर्सन है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते, बिकॉज देयर मेनी प्लेटफॉर्म्स, मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिन पे आप बैठे बैठे कई ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग कंट्रीज तक को सेल कर सकते। आप फिर बाद में पोस्ट कर सकते हो, वो अलग बात है, बट इस तरह से जो है कई सारे स्टार्टअप्स आजकल खुल गए हैं बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स। अब टेक्नोलॉजीज तो डेवलप हो गई है, बट ऑनलाइन आप ऐसा तो नहीं है ऑनलाइन प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी तो आज तक कोई बनी नहीं। तो प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करने के लिए आज भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, या तो रोड बाय रोड जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है जो आप चूज करना चाहिए। मगर आज भी ऑनलाइन आप प्रोडक्ट तो ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए तो ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी, उन सबकी जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब इसमें आते हैं। ठीक है। अब हावेवर एट दिस स्टेज, इस स्टेज में मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर नेचुरल गुड्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। इंडिया में आज भी आप देखेंगे ना, तो बहुत से किसान या बहुत से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर वाले फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करें। वाई? बिकॉज जो मशीनरी है वो ज्यादा कॉस्टली है, और जब तक फार्मर्स की इनकम डबल ट्रिपल नहीं होगी तब तक मशीनरी का यूज नहीं होगा। मशीनरी का यूज नहीं होगा, यील्ड बेटर नहीं होगी, यील्ड बेटर नहीं होगी, फार्मर्स की इनकम बेटर नहीं होगी, वो नहीं होगी तो सोसाइटी भी कम नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है हमें देखनी पड़ती है। मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है। आज भी इंडिया का 40, मे बी यू कैन से 54, 56, पहले तो एक टाइम पे 64 था, एक टाइम पे तो जब आजादी की बात कीजिए इंडिपेंडेंस की, उस टाइम पे 80% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। उसके बाद कई सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉय हुए, और आज भी 60% के करीब एवरेज अगर हम देखें तो 60% जो है वो एम्प्लॉयड है किसमें, एग्रीकल्चर में। ओनली 40% पीपल आर इन सम अदर सेक्टर, अदरवाइज एवरीवन नोज एग्रीकल्चर। इस तरह से जो है आज आप देखें, क्योंकि एज यू ऑल नो कि इंडिया में ज्यादातर विलेजेस है, सिटीज है बट विलेजेस उससे लेवल में ज्यादा है जिनकी काउंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी होती है। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, अभी हमारी इंडिपेंडेंस को कितने ईयर्स हुए हैं, 70 years हो चुके हैं, मे बी 75 होने वाले हैं। मगर इसमें ये आपकी पुरानी बुक है तो इसमें जो है 70 लिख रहा है, अब 75 हो चुके हैं। So, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up, started expanding। आजकल नए नए जो है स्टार्टअप्स खुल गए, हर जगह आप देखेंगे कि नई नई फैक्ट्रीज जो है आती जा रही है। Those people who had earlier worked on farms now begin to work in factories in large numbers। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं जो पहले वर्क नहीं करते थे। They were forced to do so, as you read in history chapters। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates। कई सारे प्रोडक्ट्स का जो है आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वहां पे उसकी पैकेजिंग होगी, मशीन से जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो आपके पास होगा, उसकी एक वैल्यू होगी और उसमें सारी की सारी चीजें
कॉस्ट इनपुट्स वगैरह सब इंक्लूडेड होंगे। Hence, over time, a shift had taken place. एक शिफ्ट आया है हमारे काम करने के तरीके में, हमारे लेबर मार्केट में। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज। तो जो इम्पोर्टेंस है सेक्टर्स की वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। इससे हमें जो है ये चीज पता लग रही है कि जो प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस है वो क्या हो गई है, वो चेंज होती जा रही है। तो ये सब हम यहाँ से देख रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इन द पास्ट 100 years, इन द पास्ट 100 years अगर हम देखें जब ब्रिटिश इरा था, देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। ब्रिटिश इरा के आने के बाद से बहुत सारे सेक्टर्स आने लग गए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। उस वजह से इंडिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बट इन लो रेट कंपेयर टू ब्रिटेन, बिकॉज दे वांट प्रॉफिट, नॉट एनी डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज टर्शियरी सेक्टर जो है बूम पे आ गया था। एक टाइम पे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बाय आज के समय आप देखिए हमारा जो भी सेक्टर देख लीजिए, हम वहां पे फॉल कर रहे हैं, बट इन सर्विस सेक्टर वी आर एट बूम। सर्विस सेक्टर में हमेशा सरप्लस अमाउंट में आपको चीजें दिखेगी, और बाकी सेक्टर्स में कभी फॉल कभी प्रॉफिट चलता रहता, बट सर्विस सेक्टर ऑलवेज सरप्लस। बस कोविड का टाइम ऐसा था जो फर्स्ट टाइम ऐसा आया हुआ था कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट सर्विस सेक्टर से ज्यादा हुआ। उसका कारण था कि सारे के सारे जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में जॉब चली जा रही थी और लोग एग्रीकल्चर में जा रहे थे। क्या हो गया, सर्विस सेक्टर तो हो गया कम और एग्रीकल्चर हो गया बूम। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। सरप्लस तो अभी भी है मगर पहले से कम। मान लीजिए पहले सरप्लस होता था कितना, 45%, तो अब हो जाएगा 43%, मगर अभी भी प्लस में ही होगा। और एग्रीकल्चर पहले जो है कितना था, मान लीजिए 25% होता था, इससे तो कम है, मगर अब 25 से क्या हो गया है, 25 से हो गया 32%। तो देखिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का बताइए, इसमें 7% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें तो 2% की गिरावट देख रहे हैं आप, इसमें गिर रहा है इसमें बढ़ रहा है, अभी भी कम है इससे। देखिए सर्विस सेक्टर में अभी भी ज्यादा है मगर फिर भी इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंक्रीज डिक्रीज का क्या रोल है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी भी प्लस में है और अभी भी कम में है, मगर डिक्रीज और इंक्रीज। अब मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। जितने भी वर्किंग लोग हैं ज्यादातर जो है सर्विस सेक्टर में अपने आप को रखते हैं। बाय बिकॉज वहां पे सैलरी बेटर होती है, वहां पे जो है एम्प्लॉयमेंट में जॉब सिक्योरिटी होती है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। और डेवलप्ड कंट्रीज में यही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दीज थ्री सेक्टर्स इन इंडिया। जो तीन सेक्टर है इंडिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है। तो इन सब में जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ओवर द इयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने जो मेथड यूज किया है उसे ही हम कॉपी करते हैं। व्हाई, बिकॉज देयर मेथड इज सक्सेसफुल, तो वी वांट आवर मेथड इज आल्सो अ सक्सेसफुल मेथड। इस वजह से हम जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर रखा है उसी एक्सपेरिमेंट को हम भी दोहराते हैं। सो वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन अबाउट दिस, वे किस तरह से जो है ये चीजें होती हैं टोटल प्रोडक्शन के बारे में। नाउ लेट्स वर्क दिस आउट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, तो क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया किस तरह से होते हैं। अभी तो हमने लो लेवल पे बात कर ली कि भाई ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें जो है चैप्टर में होगी और ये सब चीज थोड़ी बहुत होती है। अब हम देखेंगे इनको ओवरऑल किस तरह से बताया जा सकता है इन डिटेल, वी विल डिस्कस राइट नाउ। इस तरह से इंडिया में वर्क करते हैं, हमने वर्ल्ड में देखा इस तरह से वर्क कर रहे हैं, चल रहा है, मगर इंडिया में क्या हो रहा है इन सेक्टर्स में, वी विल डिस्कस हियर। ग्राफ 1, दिस इज अ ग्राफ व्हिच शोज यू अबाउट डेवलपमेंट in primary, secondary and tertiary sector. Shows the production of goods and services in the three sectors. तो तीन सेक्टर में आपको ग्रोथ बताने की बात यहाँ पे करी जा रही है।
दिस इज शोन फॉर 2 years, और ये सिर्फ 2 सालों के लिए बताया जा रहा है। यहाँ देखिए 1734 और 1314। We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. डाटा क्या है? कंपेरेबल है और क्या है? ऑथेंटिक है। वो हम जो है यहाँ से देख रहे हैं। तो डाटा जो है आप देखें तो बहुत ज्यादा क्या है? ऑथेंटिक भी है और कंपेरेबल भी है। ठीक है, चलिए इनको कंपेयर करते हैं। यू कैन सी हाउ दैट टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। आप देखिए 1973-74 का टाइम चल रहा है। ये रुपीज इन करोड़ क्या है? ये हमारा प्रोडक्शन की वैल्यू है जो क्या हो चुकी है। देखिए प्रोडक्शन की वैल्यू हमारी 1973-74 में इन तीनों सेक्टर्स को कंबाइन कर दिया, उसके बावजूद 5 लाख करोड़ रुपीज ही है। और देखिए फिर उसके बाद हम बढ़ते गए फिर 2013 और 14 में आ गए, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 लाख करोड़ से बढ़ करके डायरेक्ट कितनी हो गई? 55 लाख करोड़ से तक की। इससे क्या पता लग रहा है कि हमने 40 इयर्स में किस तरह से ग्रोथ करी है, और वो भी तीनों सेक्टर्स में। मगर इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है? इस सेक्टर में। वो क्या है? सर्विस सेक्टर। अब आ जाइए आगे, लेट्स वर्क दिस आउट। इट इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन। इसमें यही है कि व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14, यू कैन फाइंड इट आउट। व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 एंड 2013-14 शो? क्या शो कर रहा है आपको ये? यहाँ पे देखिए, आप शो करता हूं मैं आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है पहले देखिए सबसे ज्यादा होती थी क्या? प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी उससे कम, और टर्शियरी एक्टिविटी प्राइमरी से भी कम मगर टर्शियरी सेकेंडरी से ज्यादा। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ? जब 2013-14 में चले गए, मतलब इससे इतने 40 साल बाद प्राइमरी एक्टिविटी बढ़ी तो सही, सेकेंडरी एक्टिविटी भी बढ़ गई, मगर प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी बढ़ गई, और सेकेंडरी से भी ज्यादा टर्शरी बढ़ गई। तो अब देखिए टर्शरी सबसे ज्यादा है। पहले जहां प्राइमरी सबसे ज्यादा थी, अब टर्शरी सबसे ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन है जो हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब आ जाइए आगे की और चीजें देखें किस तरह से जो है चीजें होती है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा है कि भाई किस तरह से टर्शरी सेक्टर है वो पूरे 40 सालों में किस तरह से ग्रो हुआ है, वो हमने देख लिया। अब ओवर द 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased। देखिए आप, आपको यहां से एक चीज तो पता लगी होगी, वो क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना तीनों सेक्टर्स में इंक्रीज हुआ है। देखिए एग्रीकल्चर बढ़ गया, सेकेंडरी बढ़ गया, टर्शरी बढ़ गया, तीनों बढ़ गए। ठीक है, मगर सबसे ज्यादा बढ़ा, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई तीनों सेक्टर्स में ओवरऑल ग्रोथ तो हुई है, मगर सबसे ज्यादा टर्शरी में हुई है। It has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके, एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिप्लेस करके, रिलेटेड सेक्टर को रिप्लेस करके अब हम टर्शरी सेक्टर पे टॉप पे आ गए। ठीक है, अब आ जाइए चलिए, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर एग्रीकल्चर हमारा इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें एम्प्लॉयड है, तो टर्शरी सेक्टर में हम क्यों जाते हैं? एक रीजन तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकम कम मिलती है, जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पे इनकम लो है, टर्शरी में ज्यादा है, इस वजह से लोग उसमें जा रहे हैं। ये रीजन आपका वैलिड भी हो सकता है, मगर और क्या रीजन है भाई? देयर कुड बी सेवरल रीजन, सिर्फ वन रीजन नहीं है। जो मैंने अभी आपको दिया इनकम हो तो एक रीजन है, बट देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो। व्हाट आर दे? फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन देखिए क्या दिया हुआ है। In any country, several services such as hospitals, educational institutions, post offices, post वगैरह, telegraph services, police stations, courts, village administrative officers, municipal corporations, defense, transport, bank, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। LIC का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये सारी चीजें जो है सर्विसेज में आती है, आर रिक्वायर्ड फॉर अस। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? हम इन्हें
बेसिक सर्विसेज कह सकते हैं, ठीक है। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। उन्हें क्या होगा, उन्हें जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है इन सर्विसेज के लिए, ये हम यहाँ से देख रहे हैं। तो जो है कई सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें पता लगती है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई बहुत ज्यादा सेक्टर्स है, उनमें बूम आपको देखने को मिलता है। और उसमें भी आप देखिए हॉस्पिटल आज कितने बढ़ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितने बढ़ गए, बैंक बढ़ गए, इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ गई है, एवरीथिंग इज इंक्रीज। और इन सब में जो है प्रॉफिट के लिए प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है। सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हॉस्पिटल सबको मिले, एजुकेशन सबको मिले, बैंक में सबको जो है सर्विसेज मिले। उसके लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाती है। जनधन योजना आई थी एक बार, इसके लिए बैंक में सबका अकाउंट होना चाहिए। आजकल 80% अकाउंट होल्डर्स है इंडिया में। कारण यही है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आप कहेंगे भाई गवर्नमेंट अच्छी है इसलिए करी, गवर्नमेंट कोई अच्छी नहीं, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है। उन्होंने ओथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो करना ही है उनको, चाहे फिर कोई सी भी गवर्नमेंट आए, उनका काम ये होगा ही होगा। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस दिलवा सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, सर्विसेज का। सच एज ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड में डेवलपमेंट हो रहा है, स्टोरेज में। आप कोई सी फूड है, मान लीजिए कोई ऐसे फूड है जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, तो उसके लिए आपको स्टोरेज में ऐसी फैसिलिटीज रखनी होगी कि भाई वहां पे रेफ्रिजरेशन हो, वरना वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल खराब हो जाए। कई बार जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि रेफ्रिजरेशन की, स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं होती, और फार्मर्स के पास ये नहीं होगी तो उनके प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे। कई बार वो रेंट पे ऐसी स्टोरेज फैसिलिटीज ले लेते हैं। एंड द लाइक, as we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for the such services. तो अगर आप देखें तो टर्शियरी सेक्टर बड़ा है हमने माना, मगर क्यों बड़ा है, कारण है कि भाई प्राइमरी भी बड़ा है, सेकेंडरी भी बड़ा है, इसी वजह से टर्शियरी भी बड़ा है। मगर टर्शियरी के ज्यादा बढ़ने का कारण यही है कि टर्शियरी में ज्यादा लोग एम्प्लॉय हुए, प्राइमरी में कम हुए पहले से। मगर प्राइमरी सेक्टर भी बूम किया क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बूम आया। ये सारी चीजें हमने यहां से देखी। अब थर्ड रीजन क्या है वो यहां पे देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन तो हमने देख लिया, फर्स्ट रीजन तो हमने यहां पे देख लिया। सेकंड रीजन हमने यहां पे देख लिया कि भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट, सच एज ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब। और थर्ड रीजन क्या है, एज इनकम लेवल राइजेस, जब इनकम लेवल बढ़ता है किसी का, certain sections of people started demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये सब की जो है डिमांड बढ़ने लग जाती है। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज यू आर सीइंग इट। फोर्थ, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। आप जानते हैं वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट असेंशियल हो गई है आज के समय। डे बाय डे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी इंडस्ट्री डे बाय डे जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। तो हम जो है ये सब यहाँ से देख रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। हम चैप्टर 4 में देखेंगे, वी शैल सी एग्जांपल्स ऑफ न्यू सर्विसेज एंड द रीजंस फॉर देयर एक्सपेंशन। वी विल डिस्कस इट लेटर। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well। तो हमने ये तो देख लिया कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, मगर पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज देयर। तो हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे कि भाई सर्विस सेक्टर में कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा ग्रो है, कौन सा कम ग्रो है। ओवरऑल सर्विस सेक्टर तो ग्रो है, और कौन सा कम ज्यादा है कंपैरिजन में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। भाई सर्विस सेक्टर में कौन सा ग्रो है कौन सा कम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 रीजन जो मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर के हमें ज्यादा ग्रोथ देखने के। तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने के हमने 3 रीजन देख लिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे सर्विस सेक्टर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।